ये समय था साल 2045 का, जब जलवायु परिवर्तन के कारण वातावरण गर्म होने लगा था। इंसानों ने बढ़ते हुए टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जलवायु संशोधक टावरों का निर्माण किया, मगर अफसोस ये तबाही वो रोक न सके। जलवायु परिवर्तन के कारण हिम युग की शुरुआत हुई, जिससे वातावरण को नॉर्मल बनाने वाले दुनिया भर में लगे सभी टावर फेल हो गए। बचे खुचे लोग अत्यधिक ठंड से बचने के लिए अंडरग्राउंड बंकरों में रहने को मजबूर हो गए। फसल उगाने की किल्लत, दवाइयों की कमी, ऊपर से फ्लू का खतरा इतना बढ़ा जिससे लोग गुच्छे में मरने लगे। ये जो बंकर आप देख रहे हैं, इसका नाम कॉलोनी 7 है, जिसके लीडर का नाम है ब्रिग्स। इन्होंने इतने गंभीर परिस्थिति में भी जीने का तरीका ढूंढ निकाला है। इनके बंकर में हर एक प्रकार की सब्जियां, फल वगैरह उगाए जाते हैं और बुरे समय के लिए बीजों को संभाल कर रखा जाता है, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी काई नामक लड़की के हाथों में है। वही काई का बॉयफ्रेंड सैम यहाँ जानवरों का ख्याल रखने का काम करता है। साथ ही साथ इन सबको ब्रिग्स के द्वारा बनाए गए कड़े नियमों को फॉलो करना पड़ता है। जो भी फ्लू से ग्रसित होते हैं, उन्हें तुरंत बाहर ले जाकर गोली मार दिया जाता है, ताकि वो अपना फ्लू औरों में ना फैला सके। इस तरह एक दमदार लीडर के बीच कॉलोनी 7 में लोगों की जिंदगी मस्त कट रही है। वही कॉलोनी 5 की हालत खराब है। अभी अभी वहां से SOS का सिग्नल आया है, यानी वो किसी बड़े खतरे में है। ये जानते ही कॉलोनी 7 के लीडर ब्रिग्स तुरंत एक मीटिंग अनाउंस करवाए। तुरंत ही मेन हॉल में लोग मीटिंग के लिए इकट्ठा होने लगे। यहीं पर हम एक डेक्स्टर नामी आदमी को देखते हैं, जिसकी पत्नी बीमार थी। डेक्स्टर उसे किसी तरह खांसी वगैरह रोकने की सलाह दे ही रहा था। इतने में ब्रिग्स भी मीटिंग हॉल पहुंचा और बताना शुरू किया कि कॉलोनी 5 से उनका संपर्क टूट गया है। दरअसल कॉलोनी 5 से इनका समझौता था कि मुसीबत पड़ने पर वो एक दूसरे का साथ देंगे। इसीलिए ब्रिग्स एक टीम ले जाकर उनकी मदद करना चाहता था, जानना चाहता था कि कॉलोनी 5 के लोगों के साथ क्या हुआ। मगर मेसन और कुछ लोग इसके खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके आदमी बाहर निकले और इन्फेक्टेड होकर यहाँ वापस लौटे। ब्रिग्स ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जब वो वापस लौटेंगे तो प्रॉपर चेकअप कराएंगे, तब जाकर उन्हें कॉलोनी में दाखिल होने की इजाजत मिलेगी। ब्रिग्स के साथ जाने के लिए सैम और ग्रेडन तैयार हुए, पर ग्रेडन के माता पिता उसके इस फैसले से नाखुश थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी मुसीबत में पड़े। जाने से पहले ग्रेडन अपने अनुपस्थिति में काई को इंचार्ज बनाया। उसके इस फैसले से मेसन को काफी ठेस पहुंची। उसको लग रहा था कि ब्रिग्स के अनुपस्थिति में इंचार्ज वो होगा। मीटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका था, तभी डेक्स्टर की पत्नी छींक नहीं रोक पाई और उनका पूरा बना बनाया खेल बिगड़ गया। तुरंत ही लोगों ने उनसे दूरी बना ली। अगले ही पल दोनों को क्वारंटीन कर दिया गया। अब ब्रिग्स के वापस लौटने के बाद ही उनका चेकअप होगा, तब तक उन्हें क्वारंटीन में ही रहना होगा। हालांकि मेसन ब्रिग्स के किसी भी फैसले से इत्तेफाक नहीं रखता था। अगर उसका बस चलता तो वो बिना चेकअप किए ही उन दोनों को निपटा देता। शायद इसीलिए ब्रिग्स ने काई को इंचार्ज बनाया, ताकि मेसन अपनी मनमानी न कर सके। दूसरी तरफ हम एक बच्चे को देखते हैं जो तेज बर्फबारी में अपने मॉम को तलाशता हुआ इधर उधर भटक रहा था। इतने में उसकी मॉम दिखी, जो ठंड में जमकर मर चुकी थी। दरअसल ये छोटा बच्चा सैम था, जिसे ब्रिग्स ने बचाकर अपने बेटे की तरह पाला। वो भयानक मंजर जब भी सैम के सपने में आता, वो बेचैन हो उठता था। अब अगले दिन ब्रिग्स, सैम और ग्रेडन हरवा हथियार लेकर कॉलोनी 5 की ओर निकल पड़े। रास्ते में हम उन जलवायु संशोधक टावर यानी वेदर मॉडिफिकेशन टावर्स को भी देख पाते हैं, जिन्हें इंसानों ने मौसम कंट्रोल करने के लिए बनाया था। मगर प्रकृति के ऊपर कहा किसी का बस चलने वाला है। दुनिया भर में लगे सभी टावर धरे के धरे रह गए और हिम युग की शुरुआत हो गई। सैम और ग्रेडन ने तो अपने होश में सूर्य को देखा तक नहीं था। आगे चलकर इन्हें एक जर्जर ब्रीज पार करना था, जो कि अपने आप में ही एक चुनौती थी। अगर यहाँ से गिरे तो सीधे यमराज से सामना होगा। किसी तरह ये कूद फान कर आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उन्हें सामने एक गाड़ी दिखा। साथ में एक डेड बॉडी भी था। सैम और ब्रिग्स इस मरे हुए आदमी को अच्छी तरह से पहचान रहे थे। ये मरा हुआ आदमी कॉलोनी 5 का था, जिसके खाली बंदूक कहानी बयान कर रही थी कि शायद वो किसी से डर कर भाग रहा होगा। इस चक्कर में उसने सारी गोलियां फायर कर दी। वो बच तो गया, मगर कॉलोनी 7 तक पहुंचने से पहले ही कड़कती ठंड ने उसकी जान ले ली। ये ब्रीज को पार कर लगातार चलते रहे जब तक कि शाम का वक्त ना हो जाए। शाम के वक्त तक ये एक कबाड़ हेलीकॉप्टर तक पहुंचे। ग्रेडन पहली बार उड़ने वाली मशीन देख खुश हो गया, क्योंकि इससे पहले वो हेलीकॉप्टर सिर्फ फोटो और कहानियों में ही सुना था।
ये रेडियो के जरिए अपने कॉलोनी का हालचाल लेकर आज की रात यहीं पर सो गए। अब अगले दिन तीनों दोपहर तक कॉलोनी 5 पहुंच चुके थे। एंट्रेंस पर ही खून पसरा हुआ था, जिसे देख ग्रेडन अंदर जाने से डरने लगा। तब सैम ने समझाया कि उन तीनों को एक साथ रहना होगा, तभी वो किसी बड़े खतरे का सामना कर सकेंगे। सीढ़ियों से होकर तीनों नीचे पहुंचे। वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। पिछली बार जब ब्रिग्स आया था तब यहाँ 50 लोग थे। ये चुपके चुपके रेडियो रूम गए, जहां पर उनकी मुलाकात लीलैंड से हुआ। लीलैंड काफी डरा सहमा एक कोने में पड़ा अपने मौत के आने का इंतजार कर रहा था। ये उसे खाना पानी वगैरह खिलाकर टकाटक किए। जान में जान आते ही लीलैंड ने बताना शुरू किया कि वो बाहरी दुनिया से संपर्क करने के लिए एक स्टील ग्रिड में एक नया एंटेना बनाए थे। उसकी क्षमता कमाल की थी। उस एंटेना को चालू करते ही उन्हें एक अधूरा ट्रांसमिशन मिला, जिसमें एक शख्स बता रहा था कि उन्होंने एक वेदर टावर को रिपेयर कर बादलों को 3 माइल्स के रेडियस में ढकेल दिया है, जिसे और भी बढ़ाया जा सकता है। हमने जमी हुई बर्फ को भी पिघला लिया है। हमारे पास अब मिट्टी, धूप और फसल ग्रो करने की कंडीशन है, लेकिन बीज नहीं है। अगर इस मैसेज को कोई सुन रहा है तो हमसे संपर्क करिए। हमारा लोकेशन है लैटिट्यूड 47 डिग्रीज नॉर्थ। इतना कहते ही सिग्नल कट हो गया था, जिसके बाद इन्होंने उस जगह को ढूंढने के लिए एक टीम भेजा। मगर बीच रास्ते में ही नरभक्षियों के एक समूह ने उन पर हमला किया और इनके आदमियों का पीछा कर यहाँ तक आ पहुंचे। और फिर ये जगह नर्क में तब्दील हो गई। वो अभी भी यही है। ब्रिग्स को जो जानकारी चाहिए थी वो मिल चुकी थी। अब ये बिना कोई जोखिम उठाए चुपके से यहाँ से निकलने लगे। मगर लीलैंड इतना डरा हुआ था कि रूम से बाहर जाने से भी घबरा रहा था। इनके बाहर निकलते ही वो दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। इसलिए ये लीलैंड को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ गए। आगे चलकर कुछ नरभक्षी मिले जो कॉलोनी 5 के लोगों को काटकर दावत उड़ा रहे थे। उनमें से कुछ लोग तो अभी भी जिंदा थे। इतने में एक नरभक्षी को इनके आने की भनक लग गई। अगले ही पल सैम ने उसे शूट कर दिया और रास्ते में डायनामाइट फेंक ये तुरंत वहां से भाग तो निकले। पर ग्रेडन नरभक्षियों के हत्थे चढ़ गया। ब्रिग्स और सैम किसी तरह नरभक्षियों से पीछा छुड़ाते हुए सीढ़ियों तक पहुंचे और ऊपर चढ़कर सीढ़ियों को तोड़ डाले, ताकि नरभक्षियों का सरदार और उसकी पलटन इन तक पहुंच ना सके। और तुरंत बंकर से बाहर निकल टावर को डायनामाइट से उड़ा दिए। अब इनके पास एक ऐसी जगह की जानकारी थी जहां पर ये जाकर सूर्य की रोशनी में फल फूल सकते थे। पर इसके लिए उन्हें पहले सही सलामत कॉलोनी 7 पहुंचना होगा। तभी अचानक टेम्परेचर गिरने लगा, जिस वजह से आज की रात इन्हें उस कबाड़ हेलीकॉप्टर में ही गुजारनी पड़ी। अगली सुबह तक तो वो नरभक्षी किसी तरह बंकर से बाहर निकल आए थे और इनके पैरों के निशान को फॉलो कर काफी करीब आ चुके थे। ये दोनों भी तुरंत ब्रीज की तरफ भागना शुरू किए। ब्रिग्स के पास उनसे पीछा छुड़ाने का एक सॉलिड प्लान था। वो ब्रीज के जर्जर हिस्से के पास गए और बिम पर डायनामाइट लगा दिए। मगर इनकी किस्मत बहुत खराब थी। डायनामाइट फटने से पहले ही आग बुझ गई। तब तक नरभक्षी उनके और करीब आ चुके थे। पर अगर कॉलोनी 7 को उनसे महफूज रखना है तो ब्रिग्स को जोखिम उठाना ही होगा। वो भागकर वापस डायनामाइट को जलाने गया और साथ ही साथ उन्हें इस ओर आने से भी रोकने लगा। इस बीच डायनामाइट फटा और ब्रिग्स मरते मरते ब्रिज को उड़ाने में कामयाब रहा। अब ब्रीज 2 हिस्सों में बंट चुका है। नरभक्षी चाहकर भी सैम के पास पहुंच नहीं सकते। यहाँ से सैम भागना चालू किया और चाहे जितनी भी बर्फबारी हो रही हो, दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखा। भागते भागते उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो कॉलोनी 7 के करीब पहुंचकर लड़खड़ाने लगा। ठंड ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। वही कॉलोनी 7 के बाहर हम मेसन को देखते हैं, जो ब्रिग्स के गैर मौजूदगी में अपनी वाली पर उतर आया है। बिना जांच किए बगैर ही वो डेक्स्टर की बीवी को शूट कर दिया। उसकी मनमानी रोकने काय भी पीछे से पिस्टल लेकर पहुंची। तभी सामने उन्हें सैम दिखा, जो गिरकर मदद के लिए आवाज लगा रहा था। इनका ध्यान विचलित होते ही डेक्स्टर भाग निकला। इससे पहले कि काय सैम को बचाती, मेसन उसे बेहोश कर दोनों को हथकड़ी लगा दिया। सैम गिड़गिड़ाता रह गया कि नरभक्षियों ने ग्रेडन और ब्रिग्स को मार डाला। वो पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचे। उन्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, मगर मेसन उसकी एक नहीं सुनता। यहीं पर एक छोटा लड़का भी होता है जो मेसन से हथकड़ी की चाबी चुराकर सैम को आजाद कर देता है। अब सैम के पास यहाँ से निकलने का एक सुनहरा मौका है। वो तुरंत काई को छुड़ाकर सैटेलाइट पर उस जगह को दिखाया जहां पर इंसानों ने वेदर टावर को ठीक कर लिया है। ये जितना बीज साथ ले जा सकते थे बैग में भर लिए, मगर निकलने से पहले ही मेसन उन्हें पकड़ लिया। तभी ऊपर से तोड़ फोड़ की आवाज आने लगी। दरअसल मेन गेट पर नरभक्षी आ चुके थे। उनके सरदार के हाथों में डेक्स्टर का कटा हुआ सर देख मेसन को समझ आ गया कि सैम सही था। अगर जिंदा रहना है तो इन्हें एकजुट होना ही होगा। अगले ही पल ये सभी हरवा हथियार लेकर उन्हें रोकने लिए मेन गेट पर पहुंचे। तब तक नरभक्षी गेट तोड़कर
अंदर घुस चुके थे, पर किसी को भी उनकी आहट तक नहीं आ रही थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक नरभक्षियों ने उन पर हमला कर दिया। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच जंग छिड़ गई। ग्रेडन के पिता बहुत गुस्से में थे, क्योंकि इन्हीं नरभक्षियों ने उनके बेटे को मारा था। इसलिए वो पीछे हटने के बजाय अकेले ही उनसे भिड़ गए और कईयों को परलोक पहुंचा दिए। मगर अंत में नरभक्षियों के सरदार ने उन्हें भी मार डाला। इधर मेसन अपनी जान बचाकर हाल में पहुंचा, जहां पर कॉलोनी 7 के सभी लोग छिपे हुए थे। सैम और काई भी भागते हुए हाल में इंटर करने ही वाले थे, पर ऐन वक्त पर मेसन ने दरवाजा लॉक कर दिया। वो तो लोगों ने उसे पीटकर दरवाजा खोला, वरना सैम और काई की कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती। अब ये सभी हाल में फंस चुके थे और हाल का दरवाजा भी उतना मजबूत नहीं था जो ज्यादा देर नरभक्षियों को रोक सके। तभी सैम को एक तरकीब सूझा। हाल में एक एयर डक लगा हुआ था जहां से ये बाहर निकल सकते थे। सैम उस रास्ते सबको लेकर आगे बढ़ गया, पर मेसन उस रास्ते जाने में असमर्थ था, क्योंकि उसका पेट लहूलुहान हो चुका था। वो वहीं पर रुककर नरभक्षियों के आने इंतजार करने लगा। नरभक्षी जैसे ही गेट तोड़ ताड़ कर अंदर आए, मेसन ने सिलेंडर को शूट किया, जिस धमाके में सारे नरभक्षी जलकर खाक हो गए। सैम, उसकी गर्लफ्रेंड काई और बाकी बचे लोग बीज लेकर उस जगह की तलाश में निकल पड़े जहां पर इंसानों ने वेदर टावर को रिवर्स करने का तरीका ढूंढ निकाला है।